नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट के इस स्पेशल सेशन में जहां हम बात करेंगे सीधे सिलेक्शन वाली। फिजिक्स में सिलेक्शन और रिजेक्शन का अंतर सिर्फ एक चीज तय करती है, फाउंडेशन। बिल्कुल। और अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये शुरुआती चैप्टर्स तो थ्योरी हैं, चलो रट लेते हैं और सीधे न्यूमेरिकल्स पर जंप करेंगे। लेकिन ये अप्रोच मतलब सबसे बड़ी गलती है। हाँ, ये तो है। अगर यूनिट्स, मेजरमेंट और वेक्टर स्केलर जैसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स ही मतलब स्पष्ट नहीं है, तो आगे की पूरी मैकेनिक्स। सब कुछ समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये पहली सीढ़ी है, और अगर ये डगमगा गई तो समझिए पूरी इमारत कमजोर रह जाएगी। और इसीलिए ये हमारी फिजिक्स कंप्लीट सीरीज का पहला भाग है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। आज हम एक जासूस की तरह सोचेंगे। फिजिक्स एक केस है और हमारे सुराग है मेजरमेंट्स। अच्छा। लेकिन एक अच्छा जासूस बनने के लिए पहले अपने टूल्स को समझना पड़ता है। तो आज के सत्र का हमारा मिशन है इस फाउंडेशनल चैप्टर को बिगिनर से कम्पेटिटिव लेवल तक 100% स्पष्ट करना, ताकि आपकी नींव चट्टान जैसी मजबूत हो जाए। तो चलिए केस की शुरुआत करते हैं। हमारा क्राइम सीन है फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक जगत। ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा और फिलोसॉफिकल सा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। फिजिकल वर्ल्ड वो सब कुछ है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सबसे जरूरी जिसे हम माप सकते हैं। माप सकते हैं। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड नेचुरल फिनोमेना यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। फिजिक्स का मतलब पूरा खेल यही मापने यानी मेजरमेंट पर टिका है। बिना मापे फिजिक्स सिर्फ कहानियां हैं, विज्ञान नहीं। अच्छा, मतलब फिजिक्स का उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि सेब नीचे क्यों गिरता है, बल्कि ये भी मापना है कि वो कितनी तेजी से गिरता है, उस पर कितना बल लगता है। एग्जैक्टली। और उसे गिरने में कितना समय लगता है। यहीं से फिजिक्स के 3 मुख्य उद्देश्य निकलते हैं। पहला, प्रकृति के नियमों को समझना। दूसरा, उन नियमों को गणित की भाषा में यानी फॉर्मूलाज में व्यक्त करना। और तीसरा, उन नियमों का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी विकसित करना। और ये सब कुछ एक ही चीज से शुरू होता है, मेजरमेंट। तो फिर हमारे जासूसी टूलकिट के सबसे पहले और सबसे जरूरी औजार मेजरमेंट को ही अनपैक करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमने टेबल की लंबाई मापी, तो हम असल में कर क्या रहे होते हैं? हम असल में तुलना कर रहे होते हैं। कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। तुलना। हाँ, जब आप कहती हैं कि टेबल 2 मीटर लंबी है, तो आप दुनिया को बता रही हैं कि आपकी टेबल उस मानक 1 मीटर के स्केल से ठीक 2 गुनी लंबी है। ये मीटर एक स्टैंडर्ड है, एक समझौता है जिसे पूरी दुनिया मानती है। और एक अच्छे मेजरमेंट के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? मैंने एक्यूरेसी और प्रिसिजन शब्दों के बारे में सुना है, और ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। हाँ, और यहाँ एग्जामिनर्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दें। देखिए, एक्यूरेसी का मतलब है कि आपका माप असली मान मतलब ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। ओके। और प्रिसिशन का मतलब है कि आपके बार बार लिए गए माप एक दूसरे के कितने करीब हैं, भले ही वो असली मान से दूर हों। इसे एक उदाहरण से समझाइए प्लीज। बिल्कुल। सोचिए आप एक तीरंदाज हैं और आपको बुलजाई पर निशाना लगाना है। केस 1, आपके सारे तीर बुलजाई के आसपास लगे हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर हैं। ये हाई एक्यूरेसी है बट लो प्रिसिजन। ठीक है। केस 2, आपके सारे तीर एक दूसरे से चिपक कर लगे हैं, लेकिन बुलजाई से बहुत दूर कोने में। ये हाई प्रिसिजन है बट लो एक्यूरेसी। समझ गए। और केस 3, आपके सारे तीर बुलजाई पर एक दूसरे से चिपक कर लगे हैं। ये हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिजन है। यही हमारा लक्ष्य होता है। वाह, अब ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो मापन के लिए हमें इन मानक इकाइयों यानी यूनिट्स की जरूरत है। ये एसआई सिस्टम क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, हिस्टोरिकली सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड जैसे कई सिस्टम थे। हाँ, सुने हैं। ये पुराने डायलेक्ट्स की तरह थे। फिर वैज्ञानिकों ने मिलकर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाई जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यही गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें 7 आधार इकाइयां यानी 7 बेस यूनिट्स हैं। ये फिजिक्स की वर्णमाला है। 7 इकाइयां, इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे ग्रुप में याद रखते हैं, आसान हो जाएगा। इन 7 में से 3 तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लंबाई, मीटर, द्रव्यमान या मास, किलोग्राम, और समय। सेकंड। ये तो आसान है,
हमारी डेली लाइफ वाली यूनिट्स। बिल्कुल। अब दो यूनिट्स आती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट से जुड़ी। इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पेयर और टेम्परेचर यानी केल्विन। केल्विन। हाँ, नोट कीजिए ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तापमान की एसआई यूनिट केल्विन है, सेल्सियस नहीं। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है। एम्पेयर और केल्विन, गॉट इट। अब बची आखिरी दो। और आखिरी दो आती हैं केमिस्ट्री और लाइट से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है कैंडेला। मोल और कैंडेला। तो हो गई 7। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल और कैंडेला। यही 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे फिजिक्स की हर दूसरी यूनिट बनती है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसे हम परीक्षा का ट्रैप जोन कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। यहाँ लाइट ईयर शब्द सुनते ही दिमाग में समय आता है। और यहीं एग्जामिनर आपको फंसाता है। लाइट ईयर की परिभाषा है प्रकाश द्वारा वैक्यूम में 1 वर्ष में तय की गई दूरी। इसके नाम में ईयर है पर काम में डिस्टेंस है। अच्छा, तो ये समय की नहीं, दूरी की इकाई है। बिल्कुल, ये इतनी दूरी है कि अगर आप गिनने बैठें तो आपकी उम्र बीत जाएगी। तो लाइट ईयर एक बहुत बड़ा मेजरिंग टेप है। फिर ये पार्सेक क्या है? ये तो और भी कंफ्यूजिंग लगता है। पार्सेक को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक सुपर लाइट ईयर की तरह सोचना। सुपर लाइट ईयर। हाँ, ये दूरी की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स तारों के बीच की दूरी मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको टेक्निकल परिभाषा में नहीं उलझना है, बस 3 बातें याद रखनी है। नोट कीजिए। जी। नंबर 1, लाइट ईयर दूरी की इकाई है। नंबर 2, पार्सेक भी दूरी की इकाई है। और नंबर 3, पार्सेक लाइट ईयर से बड़ा होता है। बड़ा होता है कितना? 1 पार्सेक लगभग 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। चलिए, अब फिजिक्स के एक और बैकबोन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अदिश यानी स्केलर और सदिश यानी वेक्टर राशियां। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बल्कि फोर्स, मोशन, वर्क हर जगह काम आता है। बिल्कुल। स्केलर क्वांटिटी वो शरीफ राशि है जिससे सिर्फ कितना से मतलब है, किधर से नहीं। इसमें केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 5 किलो चीनी या 10 बज गए, 30 डिग्री तापमान। एग्जैक्टली। इनमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर वो राशि है जिसमें कितना यानी मैग्नीट्यूड और किधर यानी डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं। जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व की ओर जाती हुई कार। यहाँ 20 km/h मैग्नीट्यूड है और पूर्व डायरेक्शन है। ये वेलोसिटी है जो एक वेक्टर है। अगर आप सिर्फ 20 km कहती तो वो स्पीड होती जो एक स्केलर है। इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? एक सिंपल लाइन याद रखिए, डायरेक्शन वाली चीजें एक्शन करती हैं। जिन राशियों में कोई एक्शन या क्रिया होती है वो ज्यादातर वेक्टर होती हैं। जैसे फोर्स लगाना, एक एक्शन है। डिस्प्लेस होना, वो भी एक्शन है। एक्सेलरेट करना, ये सब एक्शन है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मेरा एक कंफ्यूजन है। आपने कहा इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर है, पर तार में तो करंट एक ही दिशा में बहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो फिर ये वेक्टर क्यों नहीं है? ये बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। What's fascinating here is, ये एक शानदार सवाल है और एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। अच्छा। देखिए, किसी राशि के वेक्टर होने के लिए 2 शर्तें हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एंड उसे वेक्टर एडिशन के नियमों का पालन करना चाहिए। वेक्टर एडिशन के नियम? हाँ, जिसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, पर वो इस नियम का पालन नहीं करता। अगर 2 तार अलग-अलग दिशा से आके एक जंक्शन पर मिलते हैं, तो कुल करंट सीधा-सीधा जुड़ जाता है, जैसे 2a + 3a = 5a। मतलब एंगल का कोई असर नहीं होता? कोई असर है। इसीलिए दिशा होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर है। अरे वाह, ये तो सच में ट्रैप जोन है। मतलब दिशा होते हुए भी कोई चीज वेक्टर ना हो, ये तो फिजिक्स में धोखे जैसा है। ये पॉइंट तो गोल्ड स्टार लगाकर नोट करना पड़ेगा। क्या ऐसे और भी अपवाद हैं? हाँ, यहाँ एग्जामिनर्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दें। 3 नाम रट लीजिए, प्रेशर, डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ये तीनों स्केलर हैं। हाँ, प्रेशर एक बिंदु पर हर दिशा में लगता है, इसलिए उसकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती। तो ये तीनों एक्सेप्शंस हैं। इस कंसेप्ट को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के उदाहरण से और पक्का करते हैं। जरूर। मान लीजिए आप अपने घर पॉइंट ए से निकलकर 5 किलोमीटर पूर्व में दुकान पॉइंट बी तक गईं। ठीक है। फिर दुकान से 5 किलोमीटर पश्चिम में वापस घर आ गईं।
तो मैंने कुल 10 किलोमीटर की दूरी तय की। बिल्कुल। ये 10 किलोमीटर आपकी तय की गई दूरी डिस्टेंस है, जो एक स्केलर राशि है। इसे सिर्फ रास्ते की लंबाई से मतलब है। लेकिन आपका विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी दूरी देखता है। आप जहां से चली थी वहीं वापस आ गई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। फिजिक्स आपकी मेहनत नहीं देखती। वो सिर्फ देखती है कि आप शुरू से आखिर तक कितना हिली। डिस्प्लेसमेंट। एकदम सही। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब जब हम बेस यूनिट समझ गए तो डिराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं। जैसे हम वर्णमाला के अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। वैसे ही बेस यूनिट्स को मिलाकर डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। हाँ। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt-2। पर यहाँ जो सबसे जरूरी है वो है इसका कन्वर्जन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये मैंने बहुत बार देखा है, पर ये 1 लाख का फर्क क्यों है? ये सिर्फ एक कन्वर्जन नहीं है, ये साइंस में स्केल के महत्व को दिखाता है। न्यूटन MKS सिस्टम की यूनिट है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जो बड़ी प्रैक्टिकल चीजों के लिए बनी है, जैसे कार का इंजन। हाँ, या रॉकेट का थ्रस्ट। जबकि डाइन CGS सिस्टम की यूनिट है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, जो बहुत छोटी चीजों के लिए है। तो ये फर्क स्केल का है। बेहतरीन। अब बात करते हैं वर्क और एनर्जी की। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इसकी SI यूनिट है जूल। जे। एनर्जी की परिभाषा है कार्य करने की क्षमता। और यहाँ एक खास तथ्य है कि वर्क और एनर्जी दोनों की SI यूनिट जूल ही होती है। अच्छा। दोनों की। हाँ। एग्जाम में अक्सर इन दोनों को अलग अलग बताकर कंफ्यूजन पैदा किया जाता है, पर आपको याद रखना है दोनों का घर एक ही है, जूल। और इसका भी एक फेमस कन्वर्शन है, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। यहाँ तो 1 करोड़ का फर्क है। हाँ, फिर से वही स्केल का खेल। जूल MKS बड़ी यूनिट है, अर्ग CGS बहुत छोटी यूनिट है। तो नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। फोर्स के लिए 10 की पावर 5 और वर्क एनर्जी के लिए 10 की पावर 7। ठीक है। अब कुछ और एडवांस टेक्निक्स पर आते हैं, जैसे डायमेंशंस। ये डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 लिखते तो है, पर इसका असली सुपर पावर क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला एक तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जन्म प्रमाण पत्र या DNA है। DNA? हाँ, ये बताता है कि वो किन किन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी मास, लेंथ और टाइम से मिलकर बना है। इसका सबसे बड़ा सुपर पावर है नकली फॉर्मूलाज को पकड़ना। अगर किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस मैच नहीं करते, तो वो इक्वेशन 100% गलत है। मतलब ये फिजिक्स का बिल्ट इन एरर चेकर है। बिल्कुल। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। ये क्यों जरूरी है? ये मेजरमेंट की ईमानदारी बताता है। मान लीजिए मैंने एक सुनार से सोना खरीदा। एक ने वजन बताया 10 ग्राम, दूसरे ने बताया 10.00 ग्राम। क्या मुझे फिक्र करनी चाहिए? शायद नहीं, दोनों का मतलब तो एक ही है। बिल्कुल फिक्र करनी चाहिए। 10 ग्राम का मतलब है कि वजन 9.5 से 10.4 ग्राम के बीच कुछ भी हो सकता है। अच्छा। उस सुनार का तराजू ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, लेकिन 10.00 का मतलब है कि उसने मिलीग्राम तक की सटीकता से मापा है और वजन 10.005 और 9.995 के बीच ही है। यही है सिग्निफिकेंट फिगर का कमाल। ये बताते हैं कि आपका मेजरमेंट कितना भरोसेमंद है। वाह, ये तो डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। और आखिर में एरर्स इन मेजरमेंट को संक्षेप में बताइए। मोटे तौर पर 3 तरह की गलतियां होती हैं। पहली, सिस्टमैटिक एरर। ये आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी की वजह से होती है। जैसे कोई खराब तराजू? हाँ, जो हमेशा 100 ग्राम ज्यादा दिखाता है। दूसरी, रैंडम एरर। ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, जैसे हवा का झोंका आ गया या आपने स्टॉपवॉच दबाने में थोड़ी देर कर दी। और तीसरी, ग्रॉस एरर। ये सरासर मानवीय लापरवाही है, जैसे 25 की जगह 35 पढ़ लेना। चलिए, केस फाइल को बंद करने से पहले एक अल्ट्रा क्विक रिवीजन करते हैं। मैं आपके सामने कुछ कॉमन एग्जाम ट्रैप्स रखूंगी, देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। बिल्कुल। पहला ट्रैप, लाइट ईयर सुनते ही दिमाग में टाइम आता है या डिस्टेंस? डिस्टेंस, ये दूरी का बहुत बड़ा पैमाना है। दूसरा ट्रैप, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं या 7? फोर्स छोटा शब्द है तो छोटा नंबर 10 की घात 5, वर्क एनर्जी के लिए 10 की घात 7। तीसरा और सबसे बड़ा ट्रैप, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है
तो वो वेक्टर है या स्केलर? स्केलर, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन के नियमों का पालन नहीं करता। और आखिरी सवाल, किसी फॉर्मूला की सच्चाई परखने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस, ये फिजिक्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट है। अगर आप इन सवालों के जवाब तुरंत दे पा रहे हैं तो समझिए आपकी नींव मजबूत हो रही है। तो आज की चर्चा का त्वरित सारांश ये है, हमने समझा कि फिजिकल वर्ल्ड का मतलब प्रकृति और उसका मापन है। मेजरमेंट का आधार है मानक इकाइयों से तुलना, जिसमें एक्यूरेसी और प्रिसिजन का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। और एसआई सिस्टम में 7 आधार इकाइयां हैं जो फिजिक्स की वर्णमाला हैं। हमने यह भी साफ किया कि लाइट ईयर और पारसेक समय नहीं बल्कि दूरी की विशाल इकाइयां हैं। और वेक्टर और स्केलर के बीच का अंतर और उनके महत्वपूर्ण अपवाद, खासकर इलेक्ट्रिक करंट को समझा। और आखिर में फोर्स और वर्क के सबसे जरूरी यूनिट कन्वर्जन्स के पीछे का लॉजिक भी जाना।